नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए हैं और कुछ राजनीति में ऐसी सरगर्मियां हुई हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है उन विषयों की। देखिए, हम शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा से, जहां पर कि सबको चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मैं जैसा पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुका हूं कि सब कुछ दिखा रहा था। कांग्रेस आश्वस्त थी कि उसे जीत मिल रही है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण था, उन्होंने जो कहा जाए विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की थी और दूसरी ओर एक जो नॉन जाट वाला जो फार्मूला और एक पासा फेंका था, वो सब कुछ सही बैठा। जब परिणाम आने लगे उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था। तब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है अपने दम पर, अपने बूते पर। और आज जो नायब सैनी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मतलब नायब सैनी जो पिछले भी कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, इस बार भी मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह थे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी वहां मौजूद थे। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित तमाम लोग वहां पर उपस्थित थे इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में। अब जैसा मैंने कहा कि एक नॉन जाट वाला जो उन्होंने पासा फेंका था वो सही साबित हुआ। अब जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जो 13 शपथ ली गई, 13 मंत्रियों ने शपथ ली, तो उसमें ये सब कुछ समीकरण, ये सारा समीकरण स्पष्ट नजर आया, दिखा कि किस तरीके से साधा गया था उन तमाम वर्गों को। हम देख रहे हैं कि ओबीसी से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, मतलब एक बड़ा हिस्सा उन्हें दिया गया है। दूसरी ओर जो ब्राह्मण वोट हैं उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण वोटर्स जो हैं और एससी हैं उनको भी साधने की, मतलब यहाँ से भी, इस वर्ग से भी 2-2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। और साथ ही साथ पंजाबी, राजपूत, वैश्य, इस समाज से भी मंत्री बनाया गया है। जाट वर्ग से भी मंत्री बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर एक समीकरण, बड़ा समीकरण साधने की कोशिश की गई है। और जैसे बातें हो रही थी, जब मंत्रिमंडल का ये स्वरूप नजर आया तो इससे वो रणनीति भी स्पष्ट हुई जिस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था और सबको चौंकाते हुए एक बड़ी जीत हासिल की थी। तब ये कहा जा रहा था कि देखिए, मंत्रिमंडल जो बनता है उसमें पहली तो बात है कि मुख्यमंत्री कौन होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी गैर जाट है, गैर जाट वर्ग से आते हैं, नायब सैनी। और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जैसा प्रतिनिधित्व दिया गया है, उससे भी उनकी रणनीति कैसी थी, इस पर कहा जा सकता है मुहर लगी है। एक तरीके से खुलासा भी हुआ है कि रणनीति कैसी थी उनकी, चुनावी रणनीति, और आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी ये भी स्पष्ट है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी एक बड़ी खबर है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, काफी चर्चा हो रही है, काफी दिनों बाद ये देखने को मिला है। विषय है न्याय की देवी
न्याय की देवी जिनकी मूर्ति हम देखा करते थे जब अदालतों की बातें होती थी, जब कोर्ट की बात होती थी, तो हम वो एक मूर्ति देखा करते थे जिसके आँख पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है, शस्त्र है, अस्त्र है। तो अब जब वो स्वरूप बदला गया है तो उस स्वरूप को कैसा किया गया है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उसका स्वरूप कुछ ऐसा बनाया गया है न्याय की मूर्ति का कि उसमें एक ओर तो आप देखिए कि आँख पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो आँख की पट्टी हटा दी गई है। मतलब अब न्याय की मूर्ति कहा जा सकता है वो अंधी तो नहीं थी लेकिन आँख पर पट्टी थी, तो अब आँख की पट्टी खोल दी गई है, अब आँख की पट्टी खुल गई है। कई जगह मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि अब न्याय की जो देवी हैं, जो न्याय की मूर्ति है वो अंधी नहीं रहेगी। दूसरी ओर हम देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी बारीक चीज़ है, लेकिन हम ये देख रहे थे बहुत जगह हम ये जो तस्वीर थी हम देख रहे थे कि जो तराजू हाथ में होता है और तराजू जो होता है उसमें पलड़ा ऊपर और नीचे की ओर दिखाया जाता है उस चित्र में, उस मूर्ति में। लेकिन अब वो दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर हैं, मतलब संतुलन स्थापित किए हुए हैं, दोनों पलड़े संतुलित हैं। और जो तीसरी चीज़ है हम जो देख रहे थे कि उनके हाथ में अस्त्र की जगह अब संविधान की किताब है, एक किताब है जो संविधान की किताब बताई जा रही है, तो संविधान की किताब है। तो देखिए ये कानून अंधा होता है, कानून की आंखों पर पट्टियां होती हैं, ये एक लंबा विषय रहा है जिस पर कि काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, विमर्श हुआ है। बहुत से ऐसे आप देखे होंगे, बहुत सी ऐसी पिक्चरें भी बनी हैं। अंधा कानून एक पिक्चर आई थी, बहुत से गाने ऐसे चले थे जिसमें कि इन बातों का जिक्र किया जाता था, इनकी चर्चा होती थी। तो अब उसे बदला गया है, आँख से पट्टी हटा दी गई है और ये जो निर्णय लिया गया है काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। मतलब कानून की जो आंखें हैं वो खोल दी गई है। हालांकि हम ये देखते थे, ये मूर्ति जब थी, हालांकि ये तो व्यवस्थाएं हैं अपनी, जो भी व्यवस्था की जाती है ये व्यवस्थाओं का अपना काम होता है। जब वो करती हैं, समझती हैं, विमर्श करती हैं, विचरण जब इस पर विचार करती हैं तब वो कुछ निर्णय लेती हैं, ऐसे निर्णयों पर पहुंचती हैं। लेकिन हम जब देख रहे थे कि कोर्ट, बहुत से ऐसे विषय होते थे जो कि कोर्ट के सम्मुख लाए नहीं जाते थे, लेकिन कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान लिया करता था। तो मुझे तब भी ऐसा लगता था कि शायद वो जो पट्टी बंधी हुई है, ये जो एक सिंबल है, ये जो एक तस्वीर है, वो अब लगता है, जैसी चर्चा होती थी बहुत से जानकारों से, विद्वानों से, कि अब वो सही नहीं है। क्योंकि अगर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है मतलब वो देख रहा है मतलब उसके आंखों पर पट्टियां नहीं हैं। ये चर्चा होती थी, बातें होती थी, लेकिन अब ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है, पट्टी नहीं है, सब कुछ साफ देखा जाएगा, संतुलन बना हुआ है, पलड़े ऊपर नीचे नहीं है। और तीसरा, सब कुछ जो होगा किस हिसाब से होगा, किसे साधने के लिए होगा, तो वो है संविधानों सम्मत होगा जो कुछ होगा। तो ये एक बड़ा विषय है और जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही है। तो अब संविधान के हिसाब से ही सब कुछ होगा, पहले भी संविधान के हिसाब से होता था, लेकिन अब प्रतीक में भी यह दर्शाया गया है, संतुलन रहेगा, ये भी प्रतीक में ही दर्शाया गया है। पट्टी नहीं है आँख पर, यह भी अब प्रतीक में जो मूर्ति बनी है प्रतीक की, उसमें ये दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा संदेश है कि न्याय अधिकारों का संरक्षण नहीं है, बल्कि यह लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। और जब ध्यान में रखना होगा तब सब कुछ देखना होगा, और देखने के लिए ज़रूरी है कि आंखों पर पट्टी ना हो। तो ये एक बड़ा विषय है जिसकी कि आज चर्चा हो रही है और एक तरीके से कहा जा रहा है, जिसे सराहा जा रहा है, इस दृष्टिकोण की सराहना हो रही है। तीसरा विषय हम लेते हैं जो कि देखिए बहुत वर्षों से ये विषय बना हुआ है, परसा कोल ब्लॉक को लेकर है। परसा ईस्ट केतेपसान, ये भी पहले उसका तो संचालन भी हो रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से अवरुद्ध है, पता और भी कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जो जानकारी भी मिल रही है तो परसा कोल ब्लॉक में जो कटाई चल रही थी पेड़ों की, उसमें उस दौरान एक अप्रिय स्थिति बनी है, जबकि ग्रामीणों के बीच और वहाँ जो फोर्स तैनात की गई थी उसके बीच एक झड़प जैसी स्थिति बनी
और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और इस दौरान कुछ ऐसे बातें हुई, कुछ ऐसे मतलब विरोध के कुछ ऐसे स्वर उठे या फिर विरोध की कुछ ऐसी स्थितियां बनती दिखी कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ग्रामीण भी घायल हुए हैं। लेकिन ये जो विषय है ये विषय लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि मैं जब देख रहा था लगातार कि इसे जो पूर्ववर्ती सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार के समय 6 अप्रैल 22 को परसा कोल ब्लॉक के फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति दी गई थी और उसके बाद से ही हम देख रहे थे जो पूर्ववर्ती सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक स्थिति बनी आंदोलन की, विरोध के स्वर बड़े होने लगे। उस समय हम ये भी देखते थे कि जो उस समय मंत्री थे टी.एस. सिंहदेव, वो भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी एक तरीके से ग्रामीणों का जमकर पक्ष लिया था। हालांकि सरकार कांग्रेस की ही थी जिसने अनुमति दी थी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया था, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों के साथ रहने की बात कही थी और कुछ ऐसे भी स्वर कहे थे कि वो हमेशा ग्रामीणों के साथ हैं और जो भी इस दिशा में निर्णय होगा वो ग्रामीणों को ध्यान में रखकर होगा। तो एक ऐसी स्थिति बनी थी। उसके बाद जो विरोध के स्वर जब बढ़ने लगे, हम देखते हैं कि जो 300 से जो बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण वहाँ से निकल कर आते हैं, पैदल मार्च करते हैं, 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा तय करते हैं, राजधानी पहुँचते हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं। उस समय कुछ ऐसे आरोप लगे थे कि जो भी काम किया गया है या फिर जो भी ग्राम सभाओं के जो प्रस्ताव थे उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इसकी शिकायत भी उन्होंने अनुसूचित राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में की थी। जैसी जानकारी है, जैसा बताया गया मुझे कि ये सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो ये कुछ विषय थे जिस पर की बातें हुई थी। उस समय राज्यपाल को पैदल चलकर ग्रामीण पहुँचे थे रायपुर। मैंने जैसा कहा 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद सैकड़ों की संख्या में, और उन्होंने यहाँ राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, ज्ञापन सौंपा था। वही जैसा अभी मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो आशंका जताई थी प्रस्ताव को लेकर, तो इसके बाद राज्यपाल ने इसके जांच के आदेश दिए थे। तो अब फिर से वहाँ पर जो ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जैसा हम देख रहे थे कि 6000 ज़्यादा पेड़ काटे जाने हैं वहाँ पर, जो बताया जा रहा था। जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा एरिया बताया जा रहा है वो 1252 एकड़ के से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें कि 556 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है, मतलब कि प्योर फॉरेस्ट लैंड है। और उसके बाद 400 एकड़ से ज़्यादा का जो क्षेत्र है वो कहा जा सकता है कि 300 के लगभग 285 एकड़ से कुछ ज़्यादा का क्षेत्र है वो छोटे और बड़े झाड़ के जंगल हैं। और उसके बाद 410 एकड़ हेक्टेयर के लगभग, ये सारे जो भूमि है हेक्टेयर में है, और 410 हेक्टेयर के लगभग जो भूमि है वो नॉन फॉरेस्ट वाली भूमि है, मतलब वो जंगल विहीन लैंड है, क्षेत्र है। तो अब इसे लेकर एक तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन और वहाँ पर जो भी लोग हैं, प्रशासनिक तंत्र के से जुड़े हुए लोग हैं, वो स्थिति को सामान्य करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तमाम जो आशंकाएं जताई हैं ग्रामीणों ने और जो बातें कही हैं और जो विषय निकल कर आया है, तो ये एक बड़ा विषय है। हालांकि आप तो ये सब कुछ जानते ही होंगे कि परसा ईस्ट केते बसान है, परसा कोल ब्लॉक है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र भी दिया था और शपथ पत्र में ये कहा था कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो भी बातें होती हैं, जो पिछली सरकार ने कहा था कि परसा ईस्ट केते बसान, मतलब PEKB, जो परसा ईस्ट केते बसान है, इसके अलावा किसी कोल खदान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि परसा ईस्ट केते बसान के अलावा किसी कोल ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने इसके बाद, इसके पहले भी जब इसकी मंजूरी दी गई थी, अनुमति दी गई थी, फिर एक तरीके से यू टर्न हुआ और इस पूरे मामले में इसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से कहा गया, मांग की गई, अनुशंसा की गई केंद्र सरकार से। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा विषय सरकारों के बीच एक तरीके से चलता आ रहा है। जब सरकारें थी अलग अलग, तो ये विषय अभी बना हुआ है क्योंकि ग्रामीणों का विरोध जारी है। उदयपुर में कानून व्यवस्था ड्यूटी थी। उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान में कुछ पुलिस
कर्मी और अधिकारी जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसे कि उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती किया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो अब ये जब कहा गया है, आपको जैसा मैंने कहा पता होगा ही कि राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित की गई है ये भूमि, ये कोल ब्लॉक, वहाँ पर जो विद्युत व्यवस्था है उसके संचालन के लिए। तो उसके बाद से ही ये विषय जो है गरमाया हुआ है। हम देख रहे थे उस समय कि राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हुआ करती थी। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे गहलोत, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे, क्योंकि ये विषय लगातार ऐसा बना हुआ था जिस पर कि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वो भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं, ये पूरा विषय जैसा आपके सामने है, अभी भी यहाँ पर गतिरोध की एक स्थिति बनी हुई है। हालांकि कोशिश की जा रही है संतुलन स्थापित करने की, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन इस पर अपनी नज़र रखे प्रयास कर रहा है। लेकिन जो भी स्थिति बनी हुई है, तो इस पूरे मामले की जांच हो रही है और ये सब कुछ जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसे कैसे, इसका समाधान किया जाए और इसके समाधान के लिए कौन से कदम उठाने होंगे और कौन से ऐसे बड़े निर्णय लेने होंगे ताकि ग्रामीणों को संतुष्ट किया जा सके और संतुष्ट करने से ज़्यादा उन्हें विश्वास में लिया जा सके, उन्हें विकास के साथ जोड़ा जा सके, उनकी उन चिंताओं को दूर करते हुए जो चिंताएं उनके साथ हैं, जो उनके भीतर समाई हुई हैं, कैसे हो सकता है। खैर, सरकार इस दिशा में अपना काम कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ इसका ठोस परिणाम निकलेगा।